हिंदुस्तान की कदीम देवमाला में भूचाल की वजह ये बयान की जाती है कि हमारी जमीन को एक बहुत बड़े बैल ने अपने एक सींग पर उठा रखा है। जैसे ही एक सींग थक जाता है तो वो उसे उठाकर दूसरे सींग पर रख देता है। सींग बदलने के इस अमल के दौरान भूचाल आता है। जदीद दौर में भी इसकी तबई तशरीह कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक जमीन दरअसल शिमाली और जनूबी कोनों तक महदूद थी। फिर तब्दीलियों के नतीजे में इसके बरेआज़मों की सूरत टूट फूट कर हिस्से हो गए और ये एक दूसरे की समत चलना शुरू हुए। यूरोप एशिया से टकराया तो हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश जैसे बड़े बड़े पहाड़ उसके टकराव से वजूद में आ गए। आज भी इन बड़े आज़मों का एक दूसरे में घुसने का अमल जारी है, जिसमें कभी तेजी आती है तो जल्जला या भूचाल आ जाता है। दुनिया भर में सियासी भूचाल भी कुछ ऐसे ही हैं। किसी भी मुल्क में बड़ा सियासी भूचाल हमेशा उस वक्त आया जब उसने खुद या किसी दूसरे की ईमा और ख्वाहिश पर एक आलमी ताकत के सींग से उछलकर दूसरे के सींग पर बैठने की कोशिश की। पाकिस्तान आज उसी भूचाल के मरहले से गुजर रहा है। अमरीकी सींग पर बैठे हुए इस मुल्क को आज तकरीबन 72 साल हो चुके हैं। अमरीका में पाकिस्तान के पहले सफीर मिर्जा अबुल हसन इस्फहानी थे। ये एक ईरानी नयाद बंगाली सरमायादार खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिनके जद्दे अमजद मिर्जा अबू तालिब इस्फहानी को अंग्रेजों ने अपने मफादात के लिए पहले ईरान से इंग्लैंड बुलाकर रिचमंड में वसी जायदादें अता की और फिर उसके बेटे मोहम्मद हाशिम को अपने मकासद की तकमील के लिए 1820 में पहले बम्बई और फिर कलकत्ता में बहुत बड़ी इस्फहानी कंपनी कायम करने के लिए तमाम सहूलियात और मुराद मुहैया की। इस खानदान पर अंग्रेज की पुष्पनाही का आलम यह है कि जब बांग्लादेश बना तो तमाम गैर बंगालियों का कत्लेआम किया गया। बेचारे बिहारी आज भी किसी वतन को तरस रहे हैं, लेकिन तकरीबन 100 साल पहले इस्फहान से आकर बंगाल में आबाद होने वाले इस्फहानी खानदान की कारोबारी सल्तनत आज भी ढाका, चिटागोंग और सलहट में महफूज व मामून है। मिर्जा अबुल हसन इस्फहानी ने 7 सितंबर 1949 को वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को एक खत तहरीर किया, जिसमें लिखा था, आपने मॉस्को की दावत कबूल करके हिकमत अमली का शाहकार नमूना पेश किया है। चंद माह पहले तो हम लोग अमरीकी महकमे खारिजा के दरमियाने दर्जे के हुकाम से चंद मीठे बोलों के सिवा और कुछ हासिल करने के काबिल नहीं थे। हमें तो बस अच्छे लड़कों की तरह कबूल किया जाता था, यानी ऐसे लड़के जो ना तो कम्युनिज्म की तरफ आंख उठाकर देखेंगे और ना ही बाएं बाजू के साथ आंख मचोली खेलेंगे। हमारे मुल्क को संजीदा तवज्जो के काबिल समझा ही नहीं जाता था। अमरीकी भारत को खुश करने की खातिर सब कुछ करने को तैयार थे, लेकिन आपकी तरफ से मॉस्को की दावत कबूल होने के बाद पाकिस्तान रातों रात अमरीकी हुकूमत की नजरों में अहम हो गया है। अब यही अमरीकी दफ्तर खारिजा इस तासुर को जायल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो भारत के मामले में जानिबदार है। ये खत पाकिस्तान के पहले तारीखी मोड़ का एक ऐसा संगे मील है जो इस बात की खबर देता है कि हमने जैसे ही आलमी कुव्वतों की कशमकश के दौरान एक कुव्वत की तरफ झुकने की आमादगी जाहिर की तो दूसरी ने फौरन हम पर नजर करम करते हुए इनायात की बारिश कर दी। अमरीकी सदर ट्रूमैन ने वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को अमरीकी दौरे की दावत दी, जिसे 10 दिसंबर 1949 को मंजूर कर लिया गया और 3 मई 1950 को अमरीकी सदर के खुसूसी तैयारे में सवार होकर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म लियाकत अली खान अपनी बेगम राना लियाकत अली खान के हमरा वाशिंगटन पहुंचे। सरकारी तौर पर यह दौरा 26 मई तक जारी रहा। दोनों मियाँ बीवी का अमरीका के 9 बड़े शहरों में शानदार इस्तकबाल किया गया। सरकारी दौरा खत्म होने के बाद भी दोनों तकरीबन 40 दिन मजीद निजी तौर पर वहां ठहरे रहे। अमरीका से ये दोनों 3 जुलाई को लंदन पहुंचे और फिर कनाडा से होते हुए 2.5 माह बाद वतन वापस लौटे। इस दौरे के बाद पाकिस्तान की सियासत, मईशत, मुआशरत और खारिजा पॉलिसी सब पर अमरीकी इख्तियार का दौर शुरू हुआ। वापस लौटते ही 6 सितंबर 1950 को मेजर जनरल अयूब खान को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पहले कमांडर इन चीफ बनाने का ऐलान कर दिया गया। उस वक्त कमांडर इन चीफ जनरल डगलस ग्रेसी था। इस ऐलान के 9 दिन बाद उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और 16 जनवरी 1951 को उन्हें 4 सितारा जनरल बना दिया गया और अगले ही दिन उन्होंने डगलस ग्रेसी की जगह कमांडर इन चीफ का ओहदा संभाल लिया। पाकिस्तान की तारीख में किसी मेजर जनरल की पहले लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल के ओहदे पर इस कदर तेज रफ्तार तरक्की की मिसाल ना पहले कभी मिलती थी और ना उसके बाद कभी नजर आती है। अमरीकी अब पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में मुकम्मल तौर पर घुस चुके थे और पाकिस्तान की सियासी अशराफिया भी इन्हीं दोनों के जेरे असर अपने लिए इक्तदार की राहदारियों में दाखिले के रास्ते तलाश कर रही थी। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों ही अंग्रेज की तैयार करदा थी और अपनी हैयत तरकीबी में कासा लैसी, मुकम्मल गुलामी और हुक्म की फौरी बजावरी की माहिर थी। अमरीका अब इन्हें बरतानवी माजी के तसल्लुत से निकालकर अमरीकी मुस्तकबिल की तरफ लाने के लिए सरगर्म अमल हो गया। 23 सितंबर 1953 को अमरीकी बहरिया की खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर ने अमरीका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन एडमिरल डब्ल्यू रॉडफोर्ड को जनरल अयूब खान का ये खाका रवाना किया। 6 फीट 2 इंच से ज्यादा तवील कामत और 210 पाउंड के तवाना
जनरल अयूब खान पाकिस्तान की मिलिट्री के सबसे बाअसर अफसर हैं। फौज पर इनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है और वो छोटे या बड़े हर तरह की अहमियत के फैसले खुद ही करते हैं, क्योंकि वहाँ स्टाफ अफसरों को बहुत कम इख्तियारात तफवीज किए जाते हैं। अगरचा उन्हें ऑफिसर कैडर का एहतराम हासिल है, लेकिन वो अपने मातहतों के साथ दुरुस्ती और सख्ती से पेश आने का मिलान रखते हैं। उनकी शोहरत यह है कि वो खूब जानते हैं कि किस शय की जुस्तजू करनी चाहिए और ये कि वो नताइज पर जोर देते हैं। कहा जाता है कि उन्हें अपने और अपनी अफवाज पर बड़ा एतमाद है। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा अमरीका नवाज हैं। जाहो जलाल की बहुत ज्यादा हवस और सियासत को अपने फौजी करियर से मखलूत करने के मिलान को उनकी कमजोरियां समझा जाता है। ये खत जो उस वक्त खुफिया था, अब अमरीका ने सिक्योरिटी पेपर्स को इफ्शा करने की पॉलिसी के तहत तश्ते अज़बाम कर दिया है। इक्तदार की इसी रस्साकशी के हवाले से दो अहम शादियां बहुत अहम हैं, जो खालिसतन इक्तदार की मंजिल के हुसूल के लिए की गईं। सिविल ब्यूरोक्रेसी के एक अहम कारिंदे सिकंदर मिर्जा, जिन्होंने आगे चलकर पाकिस्तानी सियासत में बहुत अहम किरदार अदा किया, वो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे। उनके बेटे हुमायूं मिर्जा की शादी पाकिस्तान में अमरीकी सफीर हॉरेस पिल्ड्रेथ की बेटी जोसेफिन से 26 अक्टूबर 1954 को हुई। इसी सिकंदर मिर्जा की बीवी नाहिद अमीर तैमूर, जो कभी तेहरान में समाजी पार्टियों की जान मशहूर थी, उसकी दूर की रिश्तेदार नुसरत इस्फहानी वल्द अब्दुल लतीफ इस्फहानी से जुल्फिकार अली भुट्टो ने 8 सितंबर 1951 को शादी की। भुट्टो की ये दूसरी शादी थी जिसने उसके लिए इक्तदार के ऐवानों तक राह हमवार कर दी।